आज इस वीडियो में हम आखान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड क्लास 9 2010 मैथ्स पेपर 1 सॉल्व करेंगे। सो लेट्स कम टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस ईयर। सो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन मौजूद है, तो इसको शुरू करते हैं सॉल्व करना। हमारे पास इस सेट में क्वेश्चन में एक सेट पी मौजूद है और एक सेट क्यू मौजूद है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑर्डर पेयर है जो कि पी क्रॉस क्यू में मौजूद होगा। इसका मतलब ये होगा कि डोमेन मौजूद होनी चाहिए पी में और रेंज मौजूद होनी चाहिए क्यू के अंदर। तो ये फर्स्ट एलिमेंट सारे डोमेन कहलाते हैं और सेकंड एलिमेंट रेंज कहलाते हैं। सो 0,2 ज़ीरो मौजूद है यहाँ पे, बट 2 यहाँ पे मौजूद नहीं है। 1,0 तो यहाँ 1 मौजूद नहीं है पी में, तो ये भी गलत है। 1,2 ये भी गलत है एंड 0,1 इज द राइट आंसर। तो 0 सेट पी में मौजूद है और 1 सेट क्यू में मौजूद है। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है इस सवाल में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमारे पास दो सेट्स मौजूद हैं, सेट ए एंड सेट बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी। इसका मतलब ये होगा कि डोमेन बराबर होनी चाहिए ए के और रेंज के एलिमेंट्स आने चाहिए बी के अंदर। सो ये गलत हो जाएगा बिकॉज डोमेन ए के बराबर नहीं है। सेट ऑप्शन बी के अंदर 0 and 1 इज द डोमेन, दैट इज करेक्ट। और रेंज में हमारे पास 2 आ रहा है, दैट इज प्रेजेंट इन सेट बी। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, जिसमें ऑप्शन सी और डी रॉन्ग हो जाएंगे बिकॉज डोमेन यहाँ पर रिपीट हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। हमारे पास एक वेन डायग्राम मौजूद है। कंसिडर द फॉलोइंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हमारे पास अनशेडेड है, इसका मतलब है इसका जो रिजल्ट है वो आना चाहिए एम्प्टी सेट। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम जो है वो एलिमेंट्स को सपोज कर लेते हैं। लेट सपोज दिस इज 1 2 3 एंड 4 5। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 हो जाएगा। सेट पी हमारे पास 1 और 2 हो जाएगा और सेट क्यू इक्वल हो जाएगा 2 एंड 3 के। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो Q और P का जो इंटरसेक्शन है, Q और P का इंटरसेक्शन वो आ जाएगा 2 के बराबर। और P का जब हम यूनियन लेंगे इसके साथ तो P हमारे पास है 1 एंड 2, तो इसका जो रिजल्ट है वो इक्वल हो जाएगा 1 एंड 2। सो द 1 एंड 2 इज द सेट P। तो इसका मतलब है ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हमारे पास चार ऑप्शंस मौजूद हैं एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन इंजेक्टिव फंक्शन। सो ऑप्शन बी में अगर हम देखें तो ऑप्शन बी के अंदर डोमेन जो है वो रिमेनिंग है, तो इट्स मीन दिस इज एक्चुअली नॉट अ फंक्शन। सो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास रेंज में रिपीटेशन हो रही है। सो रिपीटेशन हो रही है, इसका मतलब है ये इंजेक्टिव और वन वन फंक्शन नहीं है। सो इंजेक्टिव इज ऑल्सो नोन एज वन वन, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। सिमिलरली ऑप्शन डी के अंदर भी रेंज में रिपीटेशन हो रही है, तो ये भी इनकरेक्ट आंसर है। सो करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन सी, जिसमें ईच डोमेन हैज इट्स डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। हमें आयोटा क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो आयोटा क्यूब को अगर हम इस तरह से लिख दें, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर, एंड आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो इट विल बी इक्वल्स टू आई माइनस आयोटा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Let's come to question number 6. In decimal, square root 8 fraction is a स्क्वायर रूट वाले तमाम नंबर्स हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और साथ साथ दे आर नॉन रिकरिंग। और ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हमेशा इरेशनल नंबर कहलाते हैं।
So it is non-terminating and non-recurring. Option D is the right answer. So क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं. इसे हमें सिंप्लीफाई करना है. a रेज टू द पावर -1 ओवर a टू द पावर 2. तो डिनोमिनेटर से हम इसे न्यूमरेटर में ले आते हैं. a रेज टू द पावर -1 and a raised to the power -1 whole power 2. So a minus 2 and whole 2, it will become a raised to the power -4, जिसे हम सिंप्लीफाई करके a raised to 1 over a raised to the power 4 करके लिख दें. तो ऑप्शन डी हमारे पास सही जवाब आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को देखते हैं. कॉन्जुगेट हमें लेना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का. z इज इक्वल टू -2 -3 आयोटा. और कॉन्जुगेट लेते हुए हम हमेशा इमेजनरी पार्ट की साइन को चेंज कर देते हैं. तो -2 + 3 आयोटा वुड बी द राइट आंसर. -2 + 3 आयोटा इज इन ऑप्शन डी. Then we have question number 9. Log 8 is equal to x and we have to find the value of 2. तो इसी को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं. log of 8 is equals to x. So log of 2 की पावर 3 is equals to x. ये को हम कोफिशिएंट में ले आए तो it will become 3 log 2 is equal to x. तो अगर हम log 2 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो log 2 इक्वल हो जाएगा x over 3 के. Sorry, log of 2 is equals to x over 3. So right answer is option D. Question number 10 and 11. Which of the following is the polynomial? तो polynomial के लिए याद रखिएगा वेरिएबल न्यूमरेटर में पॉजिटिव पावर के साथ और विदाउट स्क्वायर रूट या रेडिकल साइन के होना चाहिए. तो यहाँ डिनोमिनेटर में आ रहा है दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. यहाँ स्क्वायर रूट में, यहाँ स्क्वायर रूट में आ रहा है तो ये रैशनल एक्सप्रेशन है. ये दोनों इररेशनल एक्सप्रेशन है. जबकि ऑप्शन ए जिसमें वेरिएबल ना डिनोमिनेटर में है ना रेडिकल साइन में है और वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है, इसका मतलब है ये एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. देन हमें इसे सिंप्लीफाई करना है. a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर. सो द फॉर्मूला इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ab प्लस 2 bc प्लस 2 ac. सो यहाँ हमारे पास जो टर्म b है वो नेगेटिव में है तो उसका मतलब स्क्वायर सो पॉजिटिव में आएंगे. ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों में b आ रहा है तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगी. तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर पॉजिटिव. देन -2 ab -2 bc एंड +2 ac. ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर. Then question number 12 and 30. यहाँ हमारे पास एक एक्सप्रेशन मौजूद है p और हमें 1 ओवर p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो p इक्वल है हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट थ्रू 3 माइनस स्क्वायर रूट 2. यहाँ डिनोमिनेटर में 1 मौजूद है तो अगर हम दोनों तरफ इनवर्स ले लें, रेसिप्रोकल कर दें तो 1 over p will be equals to square root 3 minus root 2 divided by 1. So according to this, correct answer will be option D. Then if the remainder of this divided by this is 2, then which of the following is exactly divisible by x minus 1? अगर हम x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 को डिवाइड करते हैं x माइनस 1 से तो हमारे पास जो रिमाइंडर आता है वो हो जाता है 2. सो हमें बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा एक्सप्रेशन है जो कि कंप्लीटली डिविजिबल होगा x माइनस 1 से. इट्स मीन फॉर x इज इक्वल्स टू 1 द एक्सप्रेशन शुड बी इक्वल्स टू 0. तो वैल्यू 1 पुट करते हैं. यहाँ सारी टर्म्स प्लस में तो यहाँ 0 नहीं आएगा, ये ऑप्शन गलत है. इसी तरह से यहाँ भी सारी टर्म्स पॉजिटिव में है तो यहाँ भी आंसर 0 नहीं आएगा. सो सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1. एक्स की जगह 1 पुट कर दूं अगर मैं
तो यहाँ से हमारे पास आंसर 0 नहीं आएगा. 1 + 2 is 3 - 1 is 2. सो ऑप्शन बी भी गलत है. तो लास्ट ऑप्शन को चेक कर लेते हैं. x² + 2x - 3. x की जगह 1 पुट कर दिया एंड 2 × 1 - 3. सो 1 + 2 - 3 is equals to 0. इसका मतलब है ये एक्सप्रेशन x - 1 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13. Let's come to question number 14 and 15. We have to factorize this c² - d + 2 होल स्क्वायर. सो इसे हम अगर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर के फॉर्मूले से सॉल्व करें तो ये इक्वल हो जाएगा c + d + 2 एंड c - d + 2. इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो c + d + 2 हो जाएगा ये ब्रैकेट, और ये वाला ब्रैकेट हो जाएगा c - d - 2. सो लेट्स सी कौन सा आंसर सही है. c + d + 2 एंड c - d - 2. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. Which of the following graph shows the direct relation between x and y? So direct relation जब दो quantities के दरमियान हो तो उनके दरमियान ग्राफ हमेशा इस तरह की स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है जो कि ओरिजिन से पास हो रही हो. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. Which of the following are inversely proportional to each other? एक quantity increase करने से दूसरी quantity कम हो जाए. So side and area are directly proportional. ज़्यादा side होगी ज़्यादा area आएगा. Age and weight of the student, radius and circumference, number of days and worker for our task. So option D is the right answer, जिसमें अगर हमारे पास number of workers ज़्यादा होंगे तो उससे जो काम है वो जल्दी हो जाएगा, time कम लगेगा. So these number of workers and the number of days are inversely proportional. Option D is the right answer. So we have x ratio y proportional to y ratio z. So in which z is known as what? So z हमारे पास third proportion कहलाता है. X is the first proportion, y is the second proportion or mean proportion, while z is the third proportion. So option B is our right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 और 19 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 में हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीटली सॉल्व करते हैं, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड हमारी सॉल्व्ड है. तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे. 1 + 3 × a is 3a, 1 + 3a. इसी तरह से -1 + 3d, 0 + 3c and 3 + 3d. यहाँ से हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है. तो c को हम इक्वेट करेंगे 8 के साथ, जो कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है. सो 3c इज इक्वल्स टू 8. तो c बराबर हो जाएगा 8/3 के. सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास सेट मैट्रिक्स P और Q मौजूद हैं और X बराबर है P × Q के. Then X is equals to which of the following option? तो वैल्यूज को पुट करते हैं. P हमारे पास जो है वो एक यूनिट मैट्रिक्स है और Q हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है. सो ये हमारे पास आ गया यूनिट मैट्रिक्स. सो हमें पता है कि जब भी हम एक यूनिट मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर वो मैट्रिक्स दोबारा से सेम आ जाता है. तो इसका मतलब है कि P और Q को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3/4. तो 3/4 असल में सेट Q है, मैट्रिक्स Q है. सो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए. क्वेश्चन नंबर 20 और 21 को सॉल्व करते हैं. एनी थ्री मैट्रिसेस A, B and C. सो A क्रॉस B, A multiplied by B multiplied by C will be equals to A multiplied by B multiplied by C. This is commutative property. So option A is the right answer. Question number 21. The median of four number is 6.5.
If three of the numbers are 3, 5 and 9, we have to find the fourth number. So let's suppose वो number हम assume कर लेते हैं x, that is the fourth number. और इन numbers का जो median है, median of these four number is 6.5. इनका जो median आ रहा है वो हमारा 6.5 आ रहा है. तो अगर हम इन दोनों नंबर्स का मीडियन लेकर देखें, मीडियन 5 + 9 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 9 + 5 इज 14/2. तो इन दोनों नंबर्स का जो मीडियन है वो 7 आ रहा है. इसका मतलब ये होगा कि जो x है उसकी पोजीशन ये थर्ड नहीं होगी, फोर्थ नहीं होगी, बल्कि थर्ड होगी. तो हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, बिकॉज मीडियन हमें पता है कि 6.5 के बराबर आ रहा है. तो हम यहाँ पर x ले लेते हैं और ये हमारे पास हो जाएगा 9. अब सॉल्व करके देखते हैं कि 5 और x का जो मीडियन है वो 6.5 है. So 5 plus x divided by 2 is equals to 6.5. तो यहाँ से हम जो है वो ये लेकर देखते हैं कि यहाँ से x के आंसर क्या आता है. x is equals to 6.5 multiplied by 2 and minus 5. 6.5 into 2 is 13 and 13 minus 5 is equal to 8. So 13 - 5 8 आ गया. तो इसका मतलब है हमारा जो फोर्थ नंबर है वो 8 के बराबर होगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं. इन द फॉलोइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व द टेस्ट स्कोर ऑफ 16 स्टूडेंट्स आर शोन. वी हैव टू फाइंड द मीडियन स्कोर. मीडियन स्कोर मालूम करने का तरीका क्या है. यहाँ हमारे पास सम ऑफ एफ मौजूद है, दैट इज 16. तो हम सम ऑफ एफ का हाफ कर देंगे, दैट इज 16/2 इक्वल्स टू 8. तो 8 पे देख लेंगे कि हमारे पास स्कोर क्या हो रहा है. तो 8 पे जो लाइन है वो ये इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज 60. सो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 जो कि हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, तो हम आगे मूव करते हैं. द सेंट्रल एंगल ऑफ बोथ. सो क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं. द फॉलोइंग फिगर ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी. परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कंप्लीट एंगल 90 होगा, जिसमें 60 है. सो दिस विल बी आल्सो 60 डिग्री, 30 डिग्री. दोनों एंगल्स बराबर हैं, इसका मतलब ये दोनों साइड्स भी बराबर होंगी. दिस विल बी इक्वल्स टू 4. सो बी डी की वैल्यू हमसे पूछी है, दैट इज 4. क्वेश्चन नंबर 26 में हमारे पास एक रेक्टेंगल मौजूद है. इन द फॉलोइंग फिगर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी बी. तो यहाँ हमारे पास ए बी डी और सी डी बी ये दो ट्राइंगल्स मौजूद हैं. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमसे पूछा है ए डी बी का. सो ए डी बी हमारे पास ये वाला एंगल है. तो यहाँ अगर हम देखें तो एंगल डी का जो कॉरस्पॉन्डिंग है वो है एंगल बी. सो इट विल बी इक्वल्स टू एंगल सी बी डी. तो सी बी डी इज इन ऑप्शन सी. सो दिस इज द राइट आंसर. Next, let's come to question number 27 and 28. In the following figure, AC is equals to 2. AC जो है वो 2 के बराबर है और BD equals to 5 है. तो A से लेकर C तक अगर डिस्टेंस 2 है, we know that this is the angle bisector और perpendicular distance हमेशा बराबर होते हैं. तो अगर ये 2 है तो ये भी 2 के बराबर होगा. इसी तरह से अगर ये पूरी साइड 5 है तो ये पूरी साइड भी 5 के बराबर होगी. इसका मतलब ये हुआ कि ए बी की जगह 3 आएगा. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जिसमें हमें सवाल में ए बी की लेंथ पूछी है. क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं. एक्स वाई इज द राइट बाइसेक्टर. तो इसका मतलब है कि ए बी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई. ए बी की वैल्यू ए है तो हमें ओ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इस पूरी साइड की जो लेंथ है वो ए है, तो इसकी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ है वो ए का हाफ हो जाएगी. सो A/2 विल बी द राइट आंसर.
Now let's come to question number 29 and 30. In the given figure, OC is the angle bisector of AOB. तो उसका मतलब है कि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं. Then find AC plus BC. AC और BC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. सो वी नो दैट यहाँ हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स फॉर्म हो जाते हैं. ट्राइंगल बी ओ सी और ट्राइंगल ए ओ सी, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे. हमें ए सी और बी सी की लेंथ मालूम करनी है. तो ये 3 है तो ये साइड भी 3 होगी, और ये साइड 4 है तो ये साइड भी 4 होगी. ए सी की वैल्यू हमने देखा कि ए सी की जगह 3 आ जाएगा और बी सी की जगह भी 3 आ जाएगा. तो टोटल लेंथ हमारे पास 6 हो जाएगी. ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर. Then we have the last question in this here in the following figure. AB is parallel to DE. दोनों लाइन जो है वो आपस में पैरेलल है. Then find the length of the side AB. AB की हमें लेंथ मालूम करनी है. सो रेशियो फॉर्म कर लेते हैं. AB का रेशियो हम ले लेते हैं DE के साथ, जो कि बराबर होगा, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं O. सो OB रेशियो OD. वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें तो AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD. ए बी हमें फाइंड आउट करना है. डी ई इज 27 एंड ओ बी इज 6 एंड ओ डी इज 9. सो ए बी की अगर हम वैल्यू फाइंड करें, 6/9 मल्टीप्लाई बाय 27. 9 and 1 is 9, 9 3s are 27. So ए बी की लेंथ हमारे पास आ जाएगी 18. So in this last question number 30, option D is our right answer.